जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश लोकल लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए हैं। हमने इसके पूर्व एक वीडियो बना दिया है, कृपया उसको आप लोग जरूर देखें। उसके गतांक से आगे का ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब लेटेस्ट निर्णय पर चर्चा करेंगे जो 17, 18, 19 में जो दिए गए निर्णय हैं उसको देखेंगे। और चर्चा करने से पूर्व मेरा आग्रह है कि मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। आते हैं विषय पर। 2017 का एक मामला है श्रीमती माधुरी देवी बनाम उप संचालक चकबंदी। ये धारा 4 के बारे में बताया गया है कि जो प्रकाशन होता है उसका प्रभाव क्या होगा, उसके बारे में इस केस में बताया गया है। श्रीमती माधुरी देवी बनाम उप संचालक चकबंदी। इसमें कहा गया है कि जब उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन धारा 4 की अधिसूचना प्रकाशित कर दी जाती है तब उसके परिणाम उसकी धारा 5 के अधीन यथाविहित होंगे और अभिलेखों के सुधार के लिए सभी अधिकार तथा प्रत्येक कार्यवाही और क्षेत्र में होने वाली किसी भूमि में अधिकार अथवा हित की घोषणा के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रकार की घोषणा अथवा न्याय निर्णय के लिए जिसके संबंध में किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी, चाहे वह प्रथम बार का हो, अपील, निर्देश अथवा पुनरीक्षण में हो, के समक्ष लंबित रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जा सकती है अथवा की जानी चाहिए। प्रत्येक वाद अथवा कार्रवाई उस निमित्त उस न्यायालय अथवा प्राधिकारी जिसके समक्ष ऐसा वाद अथवा कार्रवाई लंबित हो आदेश पारित किए जाने पर उपसमित हो जाएगी। यही बात धारा 5 के उपधारा 2 में भी दिया गया है और यही बात हूबहू श्रीमती माधुरी देवी बनाम उप संचालक चकबंदी सन 2017 में भी कहा गया है। इसके पश्चात पुनः वही बात दोहराया गया है रामस्वरूप बनाम उप संचालक चकबंदी सन 2018 में। इसमें भी हूबहू वही बात कही गई है कि जो ही धारा 4(2) के तहत जो है प्रकाशन जारी होता है चकबंदी का, तो 5(2) के तहत जो भी प्रभाव होगा कहीं भी किसी न्यायालय में, यदि सिविल न्यायालय हो या राजस्व न्यायालय में कोई मुकदमा पंजीकृत हुआ है किसी इस जोत से संबंधित, तो वहां तो सम्मित हो जाएगा। अब इसके बाद आता है एक केस है 2018 का आंगनलाल उर्फ अंगनू बनाम सहायक संचालक चकबंदी एवं अन्य। इसमें कहा गया है कि जो आपत्ति दाखिल की जाती है उसका धारा 9 क में उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 8 और 8 क के अधीन सिद्धांत के विवरण के प्रकाशन के पश्चात सहायक चकबंदी अधिकारी अभिलेखों तथा रजिस्टरों में किसी भूल को सुधारने के लिए उत्तरदायी होता है और यदि वह ऐसी किसी त्रुटि अथवा भूल को सुधारने में विफल होता है तब संबद्ध खाता धारक अधिनियम की धारा 9 क के अधीन आपत्तियां दाखिल करने का हकदार होता है। खाता धारक की ऐसी किसी आपत्ति को दाखिल करने की असफलता पर वह चकबंदी कार्रवाई के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर अधिनियम की धारा 11 क के अधीन तत्पश्चात वर्जित हो जाएगा। इसमें जो 11 क की जो वैधानिकता है उसके बारे में बताया गया है। आंगनलाल उर्फ अंगनू बनाम सहायक संचालक चकबंदी सन 2018 के मामले में, यानी कि जो कुछ भी उसको अपील के दौरान अधिकार मिले हुए हैं यदि उस अधिकार का प्रयोग नहीं करता है या आपत्ति जो उठानी चाहिए थी नहीं उठाता है, तो ये 11 क में जो बातें कही गई हैं कि वो अपने अधिकार का त्याग कर लिया है, माने उसके ऊपर रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। अब फिर श्रीमती माधुरी देवी बनाम उप संचालक चकबंदी जो 2017 का मामला हम पर पिछले उसमें चर्चा किए हैं, उसमें शक्तियों के बारे में बात कही गई है। चकबंदी प्राधिकारी की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अधिनियम 1953 की धारा 5 की उपधारा 2 और धारा 9 क के संयुक्त वाचन पर यह स्पष्ट है कि जब एक बार धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर चकबंदी क्रियाकलाप प्रारंभ हो जाता है
तब किसी भूमि जो ऐसे चकबंदी क्रियाकलापों की विषय वस्तु हो के संबंध में किसी अधिकार, हित तथा हक को चकबंदी प्राधिकारियों के द्वारा न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अवधारित किया जाएगा। यह बात उसमें भी लिखा गया है और यही बात इन धाराओं में भी इन केसों में भी निर्णित किया जा रहा है। एक बात जो इसमें कहा गया है कि विक्रय विलेख की वैधता के बारे में चकबंदी प्राधिकारियों की शक्तियों की परिसीमाएं क्या है, यानी कि कोई विक्रय किया गया है तो उसकी वैधानिकता की जांच कर सकता है कि नहीं। उस पे इसी केस में श्रीमती माधुरी देवी बनाम उप संचालक चकबंदी सन 2017 के मामले में कहा गया था कि विक्रय विलेख की वैधता की जांच चकबंदी प्राधिकारियों के द्वारा की जा सकती है, यद्यपि उन्हें उसको निरस्त करने की अधिकारता प्राप्त नहीं होती है। यानी कि जो विक्रय विलेख है उसको निरस्त करने का पावर तो इनके पास नहीं है, लेकिन उसकी वैधानिकता को ये ट्रस्ट कर सकते हैं। ये भली बात इसके बारे में विचार कर सकते हैं कि क्या प्रस्तुत विलेख जिसके आधार पर किसी अधिकार, हक अथवा हित का दावा किया गया है शून्य दस्तावेज है। यदि ऐसा है तब वे भली बात उसे निष्प्रभावी होना घोषित करते हुए उसकी अपेक्षा कर सकते हैं। तथापि यदि दस्तावेज के संबंध में ऐसी अवैधानिकता बताई गई हो कि यह सर्वोत्तम रूप से व्यथित पक्षकार के अनुरोध पर सुनकरनी होगी, तब ऐसी स्थिति में चकबंदी न्यायालय ऐसे दस्तावेजों को प्रभावी बनाने के लिए तब तक बाध्य होते हैं जब तक इसे सक्षम सिविल अधिकारिता के न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया गया हो। यानी कि किसी भी जो सील डीड है उसको नल एंड वाइड घोषित करने का पावर इन चकबंदी अधिकारियों के पास नहीं है। यही बात माधुरी देवी बनाम उप संचालक चकबंदी 2017 में कहा गया है। इसका निष्कर्ष यही है। अब आंगनलाल उर्फ अंगनू बनाम सहायक संचालक चकबंदी जो 2018 का मामला था, अभी जो हम चर्चा किए हैं, उसमें एक और बातें कही गई कि 3 से अधिक चकों के आवंटन की वैधता क्या होगी। ये कह रहा है कि धारा 19 एक अंग के अनुसार यह स्पष्ट है कि यद्यपि चकबंदी प्राधिकारीगण उप संचालक के लिखित में पूर्वानुमोदन के बिना किसी खाताधारक को 3 से अधिक चक आवंटित नहीं कर सकते हैं, परंतु पूर्वोक्त खंड का दूसरा परंतु के प्रावधान करता है कि चकबंदी कार्रवाई मात्र इस कारण से अवैध नहीं होगी कि खाताधारक को आवंटित किए गए चकों की संख्या 3 से अधिक है। यानी कि यदि कोई 3 से अधिक चक प्रतिष्ठ कर दिया जा रहा है किसी को, तो वो अवैधानिक नहीं होगी। शर्त यही है कि उसको चकबंदी ये जो बताया गया अधिकारी, इसमें सहायक चकबंदी नहीं उप संचालक चकबंदी के जो है लिखित पूर्वानुमोदन से वह प्रतिष्ठ होना चाहिए, बाकी वैध माना जाएगा। आगे आते हैं राजेंद्र एवं एक अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी एवं अन्य 2018 में ये कहा गया है कि अंतिम चकबंदी अभिलेखों की तैयारी, इसके बारे में कहा गया है। और धारा 27 के बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम की धारा 27 के अनुसार उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 का प्रावधान ऐसे उपांतरण तथा परिवर्तन जैसे विहित की जाए के अधीन मानचित्र और अभिलेखों की तैयारी में अनुसरित किया जाएगा। धारा 27 की उपधारा 2 यह कथन करती है कि उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसार तैयार किए गए अधिकार अभिलेख में सभी प्रविष्टियों को सत्य होने की उपधारणा की जाएगी जब तक कि उसे तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता। यानी कि जो अंतिम चकबंदी योजना तैयार कर दिया जाएगा धारा 23 के तहत, और धारा 27 में जो नक्शों का जो रिकॉर्ड वगैरह है सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में यही उद्धारित किया जाएगा कि वो सत्य है जब तक कि उसके तत्प्रतिकूल कोई साबित न कर दे। यह बात राजेंद्र एवं एक अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी एवं 2018 में कहा गया था। इसी मामले में 42 क का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि अधिनियम की धारा 42 क के अधीन कार्रवाई अभिलेख के आमुख पर प्रकट ऐसी किसी लिपकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधार से संबंधित होती है जो उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तैयार किए गए दस्तावेजों में विद्यमान होती है। उक्त भूल को या तो चकबंदी अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा स्वप्रेरणा पर किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र पर सुधारा जा सकता है। मतलब ये या तो स्वप्रेरणा द्वारा या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा आपत्ति किया गया है, कोई आवेदन पत्र दिया गया है, तो उस पर वो लिपि त्रुटि को 42 क के तहत सुधारा जा सकता है। यह बात कहा गया राजेंद्र एवं एक अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी एवं अन्य 2018 के मामले में भले ही धारा 23 के तहत अंतिम चकबंदी योजना लागू कर दिया गया हो। पुनः 48 पे एक बात कही गई है। प्रभु दयाल बनाम उप संचालक चकबंदी अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन 2018 के मामले में
इसमें कहा गया है कि कारण युक्त आदेश पारित करने का उप संचालक चकबंदी का दायित्व है, यानी कि कोई भी यदि उप संचालक चकबंदी द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाएगा तो उसमें उसका कारण जरूर लिखा जाएगा। ये मैंडेटरी प्रोविजन है। यह बात प्रभु दयाल बनाम उप संचालक चकबंदी अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन 2018 के मामले में कहा गया था। पुनः श्रीमती काल्पी देवी बनाम चकबंदी आयुक्त एवं एक अन्य सन 2016 में कहा गया था कि किसी मामले का अभिलेख मकाने और जांच करने का चकबंदी संचालक का अधिकार जो है उसको प्रभावित नहीं किया जाएगा। वो धारा 48 में स्वयं निहित है, यानी कि जो 48 में जो पावर दिया गया है चकबंदी संचालक को, वो अधिकार किसी भी आधार पर छीना नहीं जा सकता है, वो उनका अनन्य पावर है। अब त्रिभुवन बनाम देवमणि सन 2019 के मामले में कहा गया है चकबंदी प्राधिकारियों की अधिकारिता की प्रकृति क्या है, तो उसके बारे में चकबंदी के अधीन क्षेत्र में भूमि पर अधिकार, हक तथा हित से संबंधित विवाद के न्याय निर्णय में चकबंदी प्राधिकारियों की अधिकारिता सामान्य राजस्व न्यायालयों की अपेक्षा व्यापक होती है। यानी कि जो ही चकबंदी योजना लागू होती है तो इनकी अधिकारिता जो है व्यापक हो जाती है। इसी बात को त्रिभुवन बनाम देवमणि सन 2019 के मामले में कहा गया था। अब पुनः राम नरेश बनाम उप संचालक चकबंदी प्रतापगढ़ एवं अन्य सन 2019 के मामले में कहा गया है कि तकनीकी आधार पर पुनरीक्षण की खारिजी अनुज्ञात नहीं की जाएगी। यानी कि जो पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया गया है धारा 48A के तहत, तो वो तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। यदि फैक्ट पे किसी प्रकार की समस्या है तो आवेदन में कोई तकनीकी है तो केवल इस मात्र की तकनीकी खराबी के वजह से या तकनीकी त्रुटि के वजह से उसके आवेदन को निरस्त नहीं किया जाएगा। यानी कि पुनरीक्षण में उसकी सुनवाई होगी ही होगी। यह बात कहा गया था राम नरेश बनाम उप संचालक चकबंदी प्रतापगढ़ सन 2019 में। पुनः आते हैं मोहम्मद याकूब खान बनाम जलील खान 2017 के मामले में कहा गया है कि चकबंदी कार्रवाई के दौरान घोषणा के लिए वाद पोषणी नहीं होगी। यह सुनिश्चित है कि अधिनियम की धारा 49 चकबंदी कार्रवाई में शामिल भूमि से संबंधित अधिकारों तथा हक के विवाद पर न्याय निर्णय करने की सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित करती है। अतः चकबंदी कार्रवाई के दौरान घोषणा के लिए वाद पोषणी नहीं होगा। यह बात मोहम्मद याकूब खान बनाम जलील खान सन 2017 में कहा गया था। पुनः जो हम लोग पढ़े थे त्रिभुवन बनाम देवमणि के मामले में, उसमें भी इसी बात को कहा गया है। धारा 49 की वैधानिकता को बात कही गई है कि सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय की अधिकारिता का बहिष्करण होगा किसी क्षेत्र में जो धारा 4 के अधीन अधिसूचना के द्वारा आच्छादित हो में स्थित भूमि में अधिकारिता का हित से संबंधित मामले अथवा न्याय निर्णय से संबंधित धारा 5(2) सपटित धारा 49 की भाषा के द्वारा सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय की अधिकारिता बहिष्कृत की गई है। इसके कारण ऐसी भूमि में ऐसे अधिकार तथा हित की घोषणा को अंतर्गत करने वाला वाद केवल चकबंदी कार्रवाई के निर्णय की विषय वस्तु हो सकता है। यानी कि किसी प्रकार का यदि घोषणात्मक वाद भी करना होगा तो सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। धारा 49 इसी को बार करता है और इसी बात को त्रिभुवन बनाम देवमणि में भी पुष्ट किया गया था और मोहम्मद याकूब खान बनाम जलील खान में भी यही बात कही गई थी। आखिरी में त्रिभुवन बनाम देवमणि के मामले में एक और बात कही गई थी धारा 52 से संबंधित कि अधिनियम की धारा 52 के अधीन अधिसूचना की समाप्ति के पश्चात 1953 के अधीन चकबंदी न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्रवाई यदि कोई हो जारी रहेगी, क्योंकि ऐसी कार्रवाई के संबंध में चकबंदी क्रियाकलापों को परिवर्तित होना समझा जाएगा। यानी कि जो धारा 52 में जो प्रोविजो दिया गया है कि रिट याचिकाओं के माध्यम से यदि कोई दाखिल किया गया हाई कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में, तो वहां पे भले ही धारा 52 लागू हो चुका है, लेकिन जो भी उसमें रिट में उच्चतम न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाएगा तो उसी के अनुसार पुनः उसमें संशोधन किया जाएगा, भले ही यह धारा 23 के तहत अंतिम ही चकबंदी क्यों न लागू हो गया, माना जाएगा कि चकबंदी अंतिम हुआ ही नहीं है और उस तरीके से फेर बदल करके नक्शों का पुनः तैयार किया जाएगा। तो ये बात त्रिभुवन बनाम देवमणि सन 2019 142 RD 488 इलाहाबाद के मामले में कहा गया था। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। पुनः अगले वीडियो में मैं पुनः हाजिर रहूंगा। केस लॉ पर ही चर्चा किया जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कृपया आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।